गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्लान मिरर के और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें प्लान मिरर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। केवल प्लान मिरर क्या है उसके बारे में है, बाकी और आगे लेकिन प्लान मिरर से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। प्लान मिरर में बहुत सारा थ्योरी है। तो अभी हम लोग प्लान मिरर पर चल रहे हैं, लेकिन आज पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। प्रतिदिन की तरह दो क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ मिरर विच प्रोड्यूस ओनली वन फोकस। उस दर्पण का नाम बताएं जिसमें केवल एक ही फोकस होता है। उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें केवल एक ही फोकस होता है। बताइए। उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें केवल एक ही फोकस होता है। सुचिन कुमार प्लेन मिरर बोल रहे हैं। और ईसा प्रकृति कन्वेक्स मिरर। रौनक कुमार स्फेरिकल मिरर। राजा कुमार झा समतल दर्पण। सौरभ आनंद कन्वेक्स मिरर। निशा यदुवंशी प्लेन मिरर। रविराज प्लेन मिरर। ज़्यादातर का जवाब इसमें मुकेश समतल दर्पण। इसमें ज़्यादातर का जवाब यही आ रहा है। शिवांगी उत्सव कुमार। रोशन राज आनंद राज दिवेश कुमार। सबका जवाब ज़्यादातर स्टूडेंट का प्लेन मिरर ही है, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब प्लेन मिरर है। देखिए भाई, क्वेश्चन है, नेम ऑफ मिरर विच प्रोड्यूस ओनली वन फोकस। उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें केवल एक फोकस होता है। इसका मतलब है कि आप लोग पीछे का रिवाइज नहीं करते हैं। पीछे का रिवाइज अगर करेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। और उस दर्पण का नाम है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर ऐसा मिरर है जिसमें केवल एक फोकस होता है। तो यहाँ पर इसमें होगा पैराबोलिक मिरर। तो देखिए, इसका जवाब होगा पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर ऐसा मिरर है जिसमें केवल एक ही फोकस होता है। जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो सब एक पॉइंट पर फोकसित हो जाती है। और ऑल द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी मीट्स एट ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज फोकस। एंड इन पैराबोलिक मिरर there is only one focus because the aperture of the parabolic mirror is very small। पैराबोलिक मिरर का जो द्वारक होता है वो बहुत छोटा होता है। पैराबोलिक मिरर अभी टाइप में आया था, लेकिन उसका डिटेल्स अभी नहीं हुआ है। अभी टाइप में आपको पहले सभी मिरर का के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद पहले नंबर से स्टार्ट किए हैं प्लान मिरर। उसके बाद फिर कनकेव पे जाएंगे, फिर कन्वेक्स पे जाएंगे, फिर इलिप्टिकल पैराबोलिक, सब डिटेल से बताएंगे। अभी तो केवल टाइप पढ़ाएं। अभी हम लोग टाइप के बाद प्लेन मिरर पे चल रहे हैं। तो याद रखना है, पैराबोलिक मिरर में केवल एक फोकस होता है क्योंकि इसका द्वारक बहुत छोटा पाया जाता है। चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट ऑन 15 मई। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जवाब देना है। पहले से तैयारी करके रखा है ना? तैयारी करने का लगता है आदत पड़ गया है। तो 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, हर्षित कुमार, वर्ल्ड फैमिली डे। एस्ट्रोनॉमिकल डे, नीतीश कुमार। हिमांशु कुमार, फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे, नीतीश, नीशु सिंह, सुगम, कोमल कुमारी, पीयूष कुमार। चलिए, आप लोग कम से कम इतना तो आदत तो पड़ गया ना कि अब किस दिन कौन सा दिन है पहले से तैयारी करके रखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आज 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। अब यहाँ पर गौर करना है, इस जगह यह है इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। देखिए भाई, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, परिवार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, जैसे ही नाम यहाँ पर आता है, परिवार, परिवार का जैसे ही नाम आता है तो ये परिवार, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैमिली बोलते हैं, तो ये जो परिवार है, ये परिवार, ये परिवार के बारे में हम लोग को आज के दिन थोड़ा सा समझना और सोचना चाहिए। आजकल के समय में अधिकांश आदमी जो है, देखा गया है कि कहता है छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन आपको पता होगा, आप नागरिक शास्त्र में पढ़े होंगे कि संयुक्त फैमिली जो है सारा महत्व है। और जो सेल्फ फैमिली होता है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उसके बच्चे होते हैं, वो एक छोटा और सेल्फ फैमिली होता है, वो संयुक्त परिवार नहीं है। अब आप गौर कीजिए, परिवार, परिवार जो है एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी मनुष्य के जीवन का। एक छोटा सा बच्चा जब उसका जन्म होता है किसी परिवार में, उसके उसका जो संस्कार है बस उसी छोटे से बच्चे से स्टार्ट होता है। अगर उस कहा जाता है उसके पेरेंट्स में या घर में, वहाँ पे चाचा, बड़े चाचा, चाचा और भी बहुत से हैं, जो कि अगर लड़ाई झगड़ा चलता है तो बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, उसका संस्कार वहीं से खराब होना शुरू होता है। और अगर किसी के फैमिली में, अगर पेरेंट्स में और बाकी जो उसके घर में मेंबर हैं, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, अंकल आंटी, जितने भी मेंबर हैं, वो अगर सब मिलजुल कर रहते हैं तो उस पर अच्छा संस्कार पड़ता है बच्चों में, वो बच्चा आगे बढ़ता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव में देखा कि जो बच्चे अच्छे संस्कार के होते हैं, उसे बड़े बड़े कंपटीशन को फेस करने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर संस्कार गड़बड़ा जाता है तो फिर पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे फिर मेंटेन माइंड में रखना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, कहा जाता है कि परिवार जो है एक ऐसा पाठशाला है जहाँ से हम लोग पढ़कर आगे निकलते हैं। कहा जाता है पिता जो है, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का जो पिता है, जो फादर है, उससे अच्छा जो है सलाहकार नहीं हो सकता। उससे अच्छा सलाह देने वाला, पिता की जैसा सलाह देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। कहा जाता है माँ, जिसकी आंचल जो है, आंचल जो छोटी सी आंचल होती है, उससे बड़ा कोई संसार नहीं होता है। जहाँ पर हम लोग छोटे से बचपन से पलते हैं बढ़ते हैं माँ के आंचल में, उससे बड़ा संसार हो ही नहीं सकता। ये भी कहा जाता है कि किसी का जो भाई है, वो उससे बड़ा भागीदार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई काम, मम्मी पापा के लिए कोई काम करना होता है, हम नहीं कर पाए तो भाई कर दिया, भाई नहीं कर पाए तो हम कर दिए। इसलिए भाई भी बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। अब जिसे जो अकेला भाई है उसके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान देना है। तो अगली बात है, अगली बात ध्यान देना है। कहा जाता है बहन, बहन जो होती है वो बहुत अच्छी शुभ चिंतक होती है। बहन के जैसा कोई शुभ चिंतक संसार में नहीं होता है। किसी भी भाई के लिए, किसी भी भाई के लिए, चाहे 4 भाई हो, 5 भाई हो, एक भाई हो, बहन हमेशा उसका अच्छा ही सोचती है। जनरली देखा गया है, अब एक आध ऐसा केस हो सकता है, लेकिन जनरली बहन के जैसा शुभचिंतक कोई नहीं होता है। इसलिए बहन बहुत इंपॉर्टेंट है और रक्षाबंधन भाई बहन का एक बहुत महान पर्व माना जाता है। जिसे बहन नहीं है
के लिए तो प्रॉब्लम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है और ये बहुत फेमस है, कभी भी जीवन में आपको एग्जाम में आ सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे आज के क्लास पर। प्लेन मिरर के बारे में चल रहे हैं और प्लेन मिरर जो है इसके बारे में आगे का थ्योरी हम लेकर चलेंगे। पिछली क्लास में बताए थे कि किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज, पूरा हाइट देखने के लिए दर्पण की हाइट कम से कम उस आदमी के हाइट का आधा होना चाहिए। याद है, उसको हम लोग प्रूव भी किए थे। अब आज प्लेन मिरर से संबंधित और भी बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा कंसेप्ट है, उसको ध्यान से समझते जाना है। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लेन मिरर के लिए। देखिए भाई, देखिए यहाँ पे सामने है लैटरल इन्वर्सन इमेज। देखिए यहाँ पे सामने है लैटरल इन्वर्सन इमेज। अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आप कॉपी में। लैटरल इन्वर्सन इमेज आज के क्लास का पहला पॉइंट है। और लैटरल इन्वर्सन इमेज पता है केवल प्लेन मिरर ही बना सकता है। लैटरल इन्वर्सन इमेज और कोई मिरर नहीं बना सकता। ओनली प्लेन मिरर कैन प्रोड्यूस द लैटरल इन्वर्सन इमेज। देयर अदर मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ image. The concave mirror, convex mirror, parabolic mirror not produce the lateral inversion image. Only plane mirror can produce the lateral inversion image. But what is lateral inversion image? ये lateral inversion image क्या है ये हम लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे lateral inversion image है, lateral inversion image, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस है यहाँ पर। और एम्बुलेंस के बारे में समझाएंगे कि इसमें इस क्या है। पहले इसके हिंदी को देखिए, लैटरल इन्वर्सन इमेज का क्या हिंदी है। हम यहाँ पर इसका पहले हिंदी आपको लिख रहे हैं। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होता है पार्श्विक, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब। देखिए भाई, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस समझना मेन इंपॉर्टेंट है। समय पर हमेशा ध्यान देने से पढ़ाई नहीं होगी। अब समय कितना जाएगा आज के क्लास में ये हम भी नहीं जानते। अब 11 बजेगा कि 11:15 कि 11:30 बज जाएगा, कहना मुश्किल है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? गौर कीजिए यहाँ पर इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है। Lateral inversion is the phenomena in which last appears to be right, last appears to be right and vice versa। देखिए भाई, in which last, last, last appears to be right and vice versa। इसका मतलब है कि इसका जो हिंदी है, इसका जो हिंदी है डेफिनेशन का, पार्श्विक, पार्श्विक व्युत्क्रम, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब एक घटना है। ध्यान देना है, ये एक घटना है। पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब एक घटना है जिसमें 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 दाईं ओर की स्थिति बाईं ओर के रूप में दिखती है और इसके विपरीत, और इसके विपरीत आगे है। इट इज ड्यू टू डायरेक्शन दैट द लाइट फॉलोज व्हेन इट स्ट्राइक ए रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यह इसलिए होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि
क्योंकि क्योंकि प्रकाश क्योंकि प्रकाश की किरणें परावर्तक परावर्तक सतह द्वारा परावर्तित होती है। परावर्तित होती है। देखिए भाई, यही है आपका लैटरल इन्वर्सन इमेज। तो लैटरल इन्वर्सन इमेज हम लोग इसे ही कहते हैं। तो पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब क्या है? एक घटना है। इट इज द फिनोमिना जिसमें दाईं ओर की स्थिति बाईं ओर के रूप में दिखती है और इसके विपरीत। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरणें परावर्तक द्वारा परावर्तित हो जाती है। परावर्तक यहाँ कौन हुआ? दर्पण। जैसे हम इधर बाल अपना इधर उल्टाए हैं ना, प्लेन मिरर में देखेंगे तो ये जो इधर उल्टा हुआ बाल है इधर दिखेगा, मतलब दाईं ओर वाला बाईं ओर, बाईं ओर वाला दाईं ओर। अगर हम हाथ ऐसे रखते हैं ना, तो ये बायां हाथ में ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो ये ऐसे वाला हाथ रखेंगे ना तो वहां पे ऐसा वाला दिखेगा, मतलब दाईं वाला बाईं, अगर बाएं रखेंगे दाएं जैसा दिखेगा, यानी पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब फिगर द्वारा दिखाते हैं इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अब इस बारे में बताते हैं फिगर द्वारा। देखिए, एम्बुलेंस भी जो है इसकी इसी का एक उदाहरण है। इसको अब आपको डायग्राम से पहले समझाते हैं। देखिए, अब इसको डायग्राम से समझाते हैं। डेफिनेशन हो गया, अब डायग्राम से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है इस जगह ये एक प्लेन मिरर है। इट इज द प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने कोई भी लेटर है। मान लीजिए कि लेटर जो है, ये लेटर इस तरह से है। ये लेटर पी है लिखा हुआ, और अब ये लेटर पी लिखा हुआ है। यहाँ से इस तरह से लाइन खींच लिए, डॉटेड लाइन खींच लिए, इस तरह से डॉटेड लाइन खींच लिए। यहाँ पर क्या है? पी है, तो पी इस तरफ लिखा हुआ है ना, पी। अब प्लेन मिरर के सामने है, तो जब ये पी ऐसे है, ऐसे उलट जाएगा तो पूरा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उसको इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। ये पूरा पूरी नहीं उल्ट रहा है, क्या हो रहा है? इधर हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या हो रहा है कि ये इस तरह से इसका इमेज फॉर्म कर रहा है। इसका जो इमेज है, इसको जरा हम कलर चेंज कर रहे हैं, इस तरह से इसका इमेज फॉर्म कर रहा है। ये ना इस तरह से इमेज फॉर्म कर रहा है। ऐसा जो था ऐसा हो गया। अब इसमें ऐसा हुआ कैसे? इसको हुआ कैसे, इसको दिखाने के लिए गौर करते हैं। यहाँ पर ये आया, ये आया और ये आया, तीन लाइट आया। ये तीन लाइट आया। ये जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हम थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्ट हुआ, ये चला गया यहाँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए, ये जो आया, जो कि स्केल से ही बनाने का है पूरा, ये जो है पूरा यहाँ चला गया। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ तक आएगा। ये लाइन देखिए थोड़ा सा दब गया है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इस तरह से मिलेगा। आगे जो है स्केल इसके लिए होना चाहिए। आगे जो है ये वाला जो है, देखिए कलर थोड़ा सा, ये वाला जो टर्म है, ये चला गया यहाँ, और ये वाला जो है ये चला गया यहाँ। तो ये तीनों जो लाइट आया, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। तीनों लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, और जो पी था उसका इमेज ठीक उल्टा बन गया। जो पी था उसका इमेज उल्टा बन गया। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाए होंगे। अब देखिए, समझने के लिए एक बार फिर से हम फिगर बनाते हैं और हम दूसरा फिगर में समझाते हैं। अभी जो ये था,
इसका अगर हम फिगर बताएं आपको, इसका फिगर यही था कि ये एक प्लेन मिरर है। इट इज़ द प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है और इसके सामने जो है यहाँ पर ये पी का फिगर बना हुआ है और इसका जो इमेज है वो इस तरफ उल्टा हो गया। इसी चीज़ों को हम यहाँ दिखा रहे हैं डायग्राम द्वारा। दूसरा भी दिखाएंगे, पहले एक एक करके समझना है। अब यहाँ पर एक और लेते हैं हम और ये है बी है और यहाँ पर इसका जो इमेज बनेगा ये साफ है, इस तरह से उलट जाएगा। यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है देखिए, और ये प्लेन मिरर है। एक तो समझ में आ गया ना, तो सब समझ में आ जाएगा। एक तो कोई ध्यान से समझना है, कोई भी लेटर। अब टोटल कितना लेटर है? 26। एक लेटर समझ गए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। अगर ए कहेंगे तो ए का तो जैसा इधर है ऐसा इधर होगा, ए में तो बराबर ए बनेगा। ए इसलिए हम नहीं बता रहे, पी बताए, बी बता रहे। अब देखिए बी पर, यहाँ से जो लाइट है इसमें एक यहाँ से सीधा इस तरह से डॉटेड लाइन में मिला दिए, ये डॉटेड लाइन में मिला दिए और ये भी डॉटेड लाइन में मिला, ये डॉटेड लाइन में तीनों मिला दिए। अब आगे, आगे जो है अब ध्यान देना है, डिफरेंट कलर ले रहे हैं। अब आगे जो है ये लाइट यहाँ आया, ये लाइट यहाँ से और ये यहाँ। अब इसमें जो है ये रिफ्लेक्ट किया और ये रिफ्लेक्ट हो करके यहाँ आया, ये रिफ्लेक्ट हो करके यहाँ आया और ये रिफ्लेक्ट हो करके यहाँ आया। इस तरह से इसका इमेज बना। तो बी जो है यहाँ पर इस तरह लैटरल इन्वर्सन इमेज इसका बन गया। तो ये जो इमेज बन रहा है इट इज़ द लैटरल इन्वर्सन इमेज। ये जो इमेज बन रहा है इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्सन इमेज कहते हैं। इट इज़ द लैटरल इन्वर्सन इमेज। यहाँ जो बी का इमेज बन रहा है ये लैटरल इन्वर्सन इमेज है। इट इज लैटरल इन्वर्सन इमेज। इसी को लैटरल इन्वर्सन इमेज कहा जाता है, परफेक्ट व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए और देखते हैं इसमें से आप सभी स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन है। विपिन कुमार समझ गए, अंजलि कुमारी समझ में आ गया। चलिए थैंक यू। जो समझ में ध्यान जो देंगे वो तो समझ जाएंगे, जो ध्यान नहीं देंगे उससे समझने में दिक्कत होगी। मयंक राज भी समझ गए, चलिए प्रिया भी समझ गए। यस यस, चलिए अधिकांश स्टूडेंट इसमें से लिख रहे हैं। हाँ वहाँ पे जो है ना, इस जगह एक मिनट पीछे जो है यहाँ पर जरा सा यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो है यहाँ जो है लास्ट लास्ट जो लिखा हुआ है ना इस जगह, एक मिनट फिर उधर उल्टा देंगे आपको। यहाँ जो है ना ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट 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 अपियर्स टू बी राइट एंड राइट अपियर्स टू बी लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ LEFT है, LEFT यानी कि पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब एक घटना है जिसमें दाईं ओर का स्थिति बाईं ओर और रूप में दिखती है और बाईं ओर वाला दाईं ओर दिखती है। यहाँ बाईं लिखे हैं ना, यहाँ पे लास्ट लिखा गया था, प्रिंटिंग में हो जाता है इसलिए आपको समझना है। यहाँ पे लेफ्ट होगा, LEFT लेफ्ट, और यहाँ पे राइट होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ से गौर कीजिए, तो ये जो है यहाँ पर हो गया P का, P ऐसा है तो ऐसा इमेज बनेगा और B ऐसा है तो ऐसा इमेज बनेगा। इस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्सन इमेज बोलते हैं। क्या फिगर बन गया सबका? अब आगे आगे अब ध्यान देना है इस बात पर कि यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर इस फिगर को गौर कीजिए। ये जो फिगर है यहाँ पे, इस फिगर को आपको थोड़ा हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। यहाँ इस फिगर को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है RED, रेड, है ना। ये देखिए D जो है पलटी खा गया, अभी समझा रहे थे, D पलटी खाएगा, ऐसा होगा लैटरल इन्वर्सन। और E इस तरफ मुंह है, इस तरफ, इसका मुंह उस तरफ हो जाएगा ऐसा, और R का इस तरफ निकला हुआ है, R का इस तरफ हो जाएगा। तो रेड अगर लिखा हुआ है तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना। अब यहाँ से आपको हम इस तरह डिजिटल में है, यहाँ पर हम अपना फिगर आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए गौर कीजिए,
सा इसको छोटा कर रहे हैं। देखिए गौर कीजिए, यहाँ से जो रेड यहाँ पर दिखा हुआ है इसका इमेज कैसा होगा। यहाँ पे देखिए भाई, तो यहाँ जो है इसमें ये है आर ई और ये डी रेड है। अभी पी का दिखाए थे तो पी का क्या था, उलट गया था, तो आर का क्या होगा, उलट जाएगा। तो आर जो ऐसे है वो आर ऐसे हो जाएगा, दाईं तरफ वाला बाईं तरफ आ जाएगा। ई जो इधर है तो ई जो है ये उलट करके इस तरह से हो जाएगा, है ना। ई जो है इस तरफ हो जाएगा। और हाँ, ये वाला पहले डी आएगा, यस 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 यस, ये वाला पहले डी आएगा तब ई आएगा तब आर आएगा। हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये डी जो है, ये डी जो ऐसे करके डी था ये उलट जाएगा, तो यहाँ पे डी उलट जाएगा और ऐसा हो जाएगा। ये ई जो है ई उलट जाएगा, तो ई जब उलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। और आर भी उलट जाएगा, तो आर जब उलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो अब यहाँ पर इस तरह के इमेज को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन इमेज। इस तरह के इमेज को क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन इमेज। इस तरह के इमेज को हम लोग लैटरल इन्वर्सन इमेज कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहते हैं। इसी का नाम है पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब, पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब। तो देखिए भाई, पार्श्विक इसलिए होता है क्योंकि सीधा सीधी जैसे आर का माथा ऊपर है, आर का माथा नीचे हो जाता तो सीधा उल्टा हो जाता, तो इसको हम लोग केवल व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन ये पार्श्विक रूप से उलट हो रहा है, बायां वाला दायां हो रहा है, दायां वाला बायां हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, नोट हो गया सभी का। अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। अगले पेज पे जाने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ को हम दिखाना चाहेंगे, जो कि अभी यहाँ पे सबका बन गया। यहाँ पे जो है एम्बुलेंस। देखिए भाई, एम्बुलेंस आप अक्सर रोड पर, अभी तो महामारी का समय चल रहा है कोरोना वायरस का, अभी तो और भी ज़्यादा एम्बुलेंस रोड पे दौड़ती है। यहाँ पे एम्बुलेंस में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो गाड़ी है, आगे वाला, उसको अगर ऐसा लिखा रहेगा उल्टा तो उसको ये दिखता है आईना में, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर के पास दो आईना होता है, एक गाड़ी के बाहर जिसको साइड मिरर कहते हैं और उससे उसको पीछे वाला व्यू दिखता है साफ, और एक ड्राइवर के ठीक सामने होता है, यहाँ पे सीट के आगे अंदर में होता है, वो प्लेन मिरर होता है, और ये वाला कन्वेक्स मिरर होता है। तो दो मिरर होता है। मान लीजिए हम एक ड्राइवर हैं और यहाँ पर प्लेन मिरर हमारे सामने होता है और साइड मिरर गाड़ी के बाहर होता है, तो दोनों का दो काम है। तो साइड मिरर का काम आगे बताएंगे, कन्वेक्स मिरर है वो, और यहाँ पे जो होता है ये प्लेन मिरर है। तो यही मिरर यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर उसको ऐसा लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा तो आराम से पढ़ लेगा। लेकिन अगर ऐसा गाड़ी में लिख दिया जाता तो उसको ऐसा दिखाई पड़ेगा, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, लैटरल इन्वर्सन इमेज बनाता है। तो अगर ऐसा गाड़ी में लिख देंगे तो वो ऐसा पढ़ लेगा, तुरंत पढ़ लेगा। अगर ऐसा लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा एम्बुलेंस इस तरह का लिखा जाता है। समझ गए? एम्बुलेंस किस कारण से उल्टा लिखा जाता है? ड्यू टू लैटरल इन्वर्सन इमेज, क्योंकि प्लेन मिरर यहाँ पे जो लगा हुआ है, इट इज द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर होने के कारण ये गाड़ी के चूंकि अंदर होता है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में ये ड्राइवर आराम से पढ़ लेता है। और इस तरह के मिरर को अगर वो पढ़ लेता है तो यहाँ पे गाड़ी में तब इस तरह का लिखना पड़ता है। एम्बुलेंस अगर ऐसा लिखेंगे तो ऐसा पढ़ लेगा, ड्यू टू लैटरल इन्वर्सन इमेज। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए लैटरल इन्वर्सन इमेज का, देखिए गौर कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए डी के बारे में, अभी बी के पी के बारे में बताए थे। यहाँ पर अगर ये डी लिखा हुआ है, ये प्लेन मिरर है, तो साफ है, एक लाइन सीधा आया, एक ऐसा आया, एक ऐसा है।
तो यहाँ से ये जो लाइट आ रहा है इसको हम लोग इस रूप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से ये लाइट, ये आया, ये आया और ये आया, तीनों आ गया, इस पे पड़ गया सीधा। यहाँ से ये जो है रिफ्लेक्ट हुआ और ये यहाँ पहुँचा, ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पहुँचा, ये रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पहुँचा। तो डी का जो इमेज है, वो डी का जो इमेज है यहाँ पर इस तरफ जो है ये डॉटेड लाइन में रहेगा। इस तरफ जो है आपका तीनों, ये क्या होगा, डॉटेड लाइन में होगा। ये ऐसे करके डॉटेड लाइन में देना है, क्योंकि उधर तो काल्पनिक में बनता है, पीछे बताए थे, यहाँ पर ऐसे करके जाएगा। तो ये इस तरह से ये डी का इमेज बन जाएगा। और ये जो इमेज बन रहा है कैसा है, लैटरल इन्वर्सन इमेज है। इट इज द लैटरल इन्वर्सन इमेज, यही तो लैटरल इन्वर्सन इमेज है, ये लैटरल इन्वर्सन इमेज बन रहा है। तो देखिए भाई, तो इतना ज़्यादा एग्जाम्पल देते जा रहे ताकि कंसेप्ट एकदम साफ होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आते हैं। और अगला जो नंबर है एक और है लैटरल इन्वर्सन इमेज का। ये आदमी यहाँ खड़ा है, आदमी यहाँ खड़ा है, इसका बायां हाथ इस पैकेट में है, दायां हाथ दायां इस पैकेट में, बायां इस पैकेट में है। अब जो वो फिगर देख रहा है ना, उसको लग रहा है ये वाला हाथ इस तरफ, ये वाला हाथ इस तरफ। यहाँ पे जो फिगर देख रहा है ये राइट हैंड यहाँ है और इसका ये जो है यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट की तरफ। इसलिए इसका क्या, कौन सा इमेज बन रहा है, इट इज द लैटरल इन्वर्सन इमेज। ये लैटरल इन्वर्सन इमेज इसका फॉर्म कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि लैटरल इन्वर्सन इमेज क्या होता है। इट इज द लैटरल इन्वर्सन इमेज। और अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है इस चैप्टर का एंगल ऑफ डिविएशन। और अगला पॉइंट है एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए एंगल ऑफ डिविएशन किसे कहा जाता है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, अब इस बारे में हम लोगों को समझना है। व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन किसे कहते हैं, इस बारे में अब ध्यान देना है। एंगल ऑफ डिविएशन क्या है इसे समझना है ध्यान से। एंगल ऑफ डिविएशन किसे कहते हैं, देखिए भाई, एंगल ऑफ डिविएशन को हम लोग हिंदी में, एंगल ऑफ डिविएशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण द्वारा विचलन कोण। आपका हिंदी भी लिखा हुआ ही है तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, समतल दर्पण द्वारा विचलन कोण। तो समतल दर्पण द्वारा विचलन कोण क्या होता है, द एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट and the angle of refraction created by the ray of light traveling from one medium to another, that is different refractive index। देखिए भाई, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे दूसरा मीडियम कहाँ से आ गया, ये तो परावर्तन का मामला हो रहा है। लेकिन परावर्तन के मामला में एंगल ऑफ डिविएशन जो फॉर्म करता है वो दूसरे मीडियम में ही फॉर्म करता है। यहाँ पे प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पर दूसरे मीडियम में ही फॉर्म करता है। तो देखिए अब यहाँ से आपको इसका हिंदी हम लिख दे रहे हैं, इसका हिंदी क्या है, देखिए इसका हिंदी क्या है, द एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफाइंड एज विचलन कोण, विचलन कोण को इस रूप में, विचलन कोण को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विचलन कोण को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएटेड बाय द रे, जिसमें आपतन कोण और दूसरे माध्यम में
डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दूसरे माध्यम में अपवर्तन, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिएटेड बाय द रे, जो अपवर्तन कोण के अंतर, अपवर्तन कोण के अंतर के रूप में प्राप्त होता है, अंतर के रूप में प्राप्त होता है। ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दैट इज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण के जाने पर होता है। देखिए भाई, विचलन कोण को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है आपतन कोण और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के अंतर के रूप में प्राप्त होता है, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण के जाने पर होता है। द एंगल ऑफ डिविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल which is obtained from the difference between the incidence of the incidence and the angle of refraction created by the ray of light traveling from one medium to another, that is different refractive index, जिसका अपवर्तनांक अलग होता है, जिसका अपवर्तनांक अलग होता है, जिसका अपवर्तनांक अलग होता है। देखिए भाई, अभी इस चैप्टर में अपवर्तनांक नहीं आया है। अपवर्तनांक आपको ने क्लास 10 में पढ़ा होगा। अपवर्तनांक प्रकाश के अलग अलग माध्यम में जाने पर अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का किसी माध्यम में वेग के अनुपात के बराबर होता है। ये अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में डिफिनेशन में थोड़ी बात ये आई है, इसको अब ध्यान से समझना है। देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पर यह डिजिटल डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम से ज़्यादा बेटर आपको समझना यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा बेटर होगा। गौर कीजिए, इसको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन प्लान मिरर का समझना है, यही है। यहाँ से ये जो है एक प्लान मिरर है, इट इज प्लान मिरर। ये एक प्लान मिरर है और ये इसका सिल्वर्ड किया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर ये इसका जो है नॉर्मल है, इट इज़ द नॉर्मल। ये फर्स्ट मीडियम है और ये क्या है, सेकेंड मीडियम है। इट इज फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एंड इट इज सेकेंड मीडियम। ये दो अलग अलग माध्यम है। दर्पण के ऊपर अलग माध्यम है, दर्पण के नीचे जो है अलग माध्यम है। यहाँ से प्रकाश की किरण जो आई है, प्रकाश की किरण जो यहाँ पर आई है, ये इस तरह से आ गई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ और ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना, इट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा था। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, जो इस माध्यम में गया ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये दूसरे माध्यम में गया तो रिफ्रैक्टेड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अब ये देखना है कि ये तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या है, डेल्टा का मान निकालना है। तो डेल्टा का मान जब हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस आई इक्वल टू आर,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आई इक्वल टू आर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो आर प्लस डेल प्लस आर डैश कितना होगा 180। यहाँ पर ये आर प्लस आर डैश प्लस डेल इक्वल टू कितना होगा 180। ज्योमेट्री से यहाँ पे आर प्लस आर डैश प्लस डेल कितना होगा 180। यहाँ से ये जो है ये आर डैश जो है किसके इक्वल है आई का, आर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश किसके इक्वल है आई का। तो यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे है बाय रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के आधार पर है। और यहाँ पर ज्योमेट्री के आधार पे हम लोग तो इतना लिखे, बट आई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है आर डैश कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाय ज्योमेट्री आई इक्वल टू आर डैश। देयरफॉर लिख सकते हैं आर प्लस आई और प्लस डेल इक्वल टू 180। और इस आर को तो यहाँ से हम लोग आई लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये भी कितना हो गया आई हो गया। आर के स्थान पे ये कितना हो गया आई, आर डैश के स्थान पे कितना हो गया आई, प्लस क्या है डेल प्लस कितना इक्वल टू कितना है 180। तो देयरफॉर एंगल ऑफ डिविएशन, देयरफॉर एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन का मान तब कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन का मान तब हो जाएगा डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i, ये हो जाएगा 180 माइनस 2i। इट इज़ द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डिविएशन का यही मान है, एंगल ऑफ डिविएशन का ये फार्मूला निकल गया। चलिए आप सभी स्टूडेंट तेजी से नोट कर लीजिए। अब इसमें आप सब में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो देखिए, फालतू मैसेज चैट में ना क्या करें, इससे आपका नुकसान होगा। और फालतू मैसेज अगर करते हैं तो अभी तुरंत हम एक परिवार के बारे में बताए थे, इससे पता चलता है कि आपका परिवार किस मानसिकता का है, किसा कैसा संस्कार का है, और ये भी पता चलता है। इसलिए किसी भी प्रकार का मैसेज, फालतू मैसेज जो है आप चैट में ना करें, पढ़ाई से संबंधित बात करें और पढ़ाई पर ही अपने आप का ध्यान केंद्रित रखें। फालतू मैसेज करेंगे तो आप इस चैनल से सदा के लिए हाइड हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं देख सकेंगे इस चैनल में, इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। यहाँ से ये पूरा एंगल, यहाँ से पूरा एक तरफ का एंगल ज्योमेट्री से कितना होता है मौसम कुमार, एक तरफ से एक लाइन का आधा तरफ का कोण कितना होता है जी 180 डिग्री नहीं होता है, वही तो लिखे हैं 180 डिग्री। चलिए सब कुछ समझ गए। एंगल ऑफ डिविएशन का यूनिट क्या होगा, एंगल है तो डिग्री होगा, है ना। देखिए तो एक बार फिर से बता रहे हैं, ये लाइट यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से आया दूसरे मीडियम में गया तो रिफ्रैक्ट हो गया, है ना। ये वाजिब में रियल रे नहीं है, ये इमेजनरी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इमेजनरी, ये क्या है इमेजनरी, ये इमेजनरी रिफ्रैक्टेड रे है, काल्पनिक है। ये लाइट आया रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे डॉटेड लाइन में ले गए, ये एंगल ये एंगल ये एंगल पूरा ज्योमेट्री से कितना होगा 180। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है आई इक्वल टू आर, और ये ज्यामिति से आई इक्वल टू आर डैश। तो इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, डेल इक्वल टू कितना मान आ जाएगा। तो ये था एंगल ऑफ डिविएशन प्लेन मिरर का कितना होता है, एंगल ऑफ डिविएशन प्लेन मिरर का होता है 180 माइनस 2i। क्लियर है। अब आगे चलें। देखिए भाई, एंगल ऑफ डिविएशन का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लेन मिरर है और ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है। इस तरफ जो ये एंगल बना है इट इज़ द एंगल ऑफ डिविएशन, इसे ही एंगल ऑफ डिविएशन कहा जाता है, इट इज़ द एंगल ऑफ डिविएशन। और इसका मान 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, यहाँ पे ये कितना होगा 180 माइनस
टू थीटा, क्योंकि ये एंगल उसमें पूरा बाइसेक्ट हो जाएगा। इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ये रे ऑप्टिक्स चल रहा है, रे ऑप्टिक्स इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अगर क्लास 8 9 10 का ज्योमेट्री अगर कमजोर है ना तो रे ऑप्टिक्स नहीं समझ में आएगा। अगर ज्योमेट्री 9 10 वाला पढ़ा हुआ है ना, ये सब फटाफट समझ में आएगा। रे ऑप्टिक्स इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बताए थे। ज्योमेट्री अगर सही है तो रे ऑप्टिक्स समझ में आएगा। अब एक विद्यार्थी पूछता है कि यहाँ पे इस तरफ इतना कोण कितना हो गया, कैसे हो गया 180। अब तो इसका कोई जवाब अब रहा। अब 12 क्लास में पहुंच गए, अब इसमें बताएंगे कि ये एंगल अब 180 कैसे हो गया, बताइए कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है। अब इस फिगर को भी देख लीजिए भाई, इस फिगर को, ये तो अभी तुरंत बताए ही है। यहाँ पे लाइट आया, इधर चला गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये डॉटेड लाइन है, इधर गया नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये जो पूरा एंगल है इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसी का मान हम लोग अभी निकाले थे और यही जो है होता है 180 माइनस 2i। इसको 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस 2r भी लिख सकते हैं। i और r तो इक्वल ही होता है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। एंगल ऑफ डेविएशन का मान ऐसे निकल गया। आगे अगले पॉइंट पर अब चला जाए, और ये आज का अगला पॉइंट है और इसमें जो है थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये एक टिपिकल थ्योरी है। बहुत सारे बुक्स में ये थ्योरी आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये बहुत कॉम्पिटिटिव थ्योरी है, बहुत टिपिकल थ्योरी है। हम चाहेंगे आप सभी तमाम स्टूडेंट जो भी अभी क्लास कर रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने आप को जितना ज़्यादा एकाग्र कर सकें, कंसंट्रेशन में ला सकें, तभी ये पॉइंट जो है समझ में आ पाएगा। क्योंकि इसका सबसे पहले तो फिगर ही बहुत टिपिकल है। इसका पहले फिगर ध्यान देना है, पहले बता रहे हैं कि पॉइंट कौन सा है। देखिए भाई, ये पॉइंट कौन सा है, ये फिगर किसी को नोट नहीं करना है। फिगर जो हम बनाएंगे वो फिगर नोट करना है। ये डिजिटल फिगर है, इसमें केवल समझने के लिए है। गौर कीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट सामने है और इसमें है width of plane mirror to obtain full face of a person। width of plane mirror to obtain full face of a person। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम 6 फीट का लंबा है तो हमको कम से कम कितना ऊंचा दर्पण चाहिए कि हम पूरा इमेज सर से पैर तक देख पाएंगे। तो पता चला था आधा, प्रूव हुआ था। अगर 6 फीट का आदमी है तो उसको 3 फीट का दर्पण कम से कम चाहिए, अपना फुल इमेज देख लेगा। अब ये है, अगर किसी आदमी का चेहरा, कोई आदमी का चेहरा चौड़ा होता है, किसी का पतला होता है, सबका चेहरा का साइज सब है, तो कोई आदमी अपना चेहरा जो है किसी दर्पण में देखेगा तो खूब चौड़ा दर्पण है तो चेहरा तो दिखबे करेगा, लेकिन कम से कम कितना चौड़ा दर्पण है रहेगा ताकि वो अपना चेहरा पूरा का पूरा देख लेगा। यही है पॉइंट। अब देखिए, तो यहाँ पे इसका हम हिंदी लिख दे रहे हैं पहले। width of plane mirror to obtain full face of a person। किसी व्यक्ति के संपूर्ण चेहरा को देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम चौड़ाई। इस हेडिंग का ये हिंदी है, मतलब ये हेडिंग है। देखिए भाई, यहाँ पर है किसी व्यक्ति के संपूर्ण चेहरा को देखने के लिए समतल दर्पण की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ध्यान में पहले बैठा लेना है। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि हमको अपना चेहरा देखना है।
खूब चौड़ा दर्पण है तो चेहरा हमारा दिखवे करेगा पूरा, लेकिन अब दर्पण की चौड़ाई घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। अब घटाते 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 इतना छोटा हो गया। अब कितना कम से कम छोटा होगा दर्पण की चौड़ाई की पूरा चेहरा दिख जाएगा। यही है। अब यहाँ पे इस ये फिगर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे डिजिटल फिगर यहाँ पे दिए हैं। अब देखिए आपको समझाते हैं, ध्यान स्थिर करके मन से समझना है। देखिए मन, एक बार फिर से बोल रहे हैं, मन को बिल्कुल शांत करना है तो समझ में आ जाएगा। देखिए गौर कीजिए। पहले हम एक फिगर बनाएंगे इस तरह का, जिसमें कि ये आदमी का चेहरा है। अगर हम इधर से फोटो लेंगे उधर से, ऐसा ही माथा का आएगा। अब यहाँ पर इसका जो है इधर जो है फिगर, ये इसका ईयर हो गया, ये इधर वाला ईयर हो गया, और ये नोज हो गया, ये इसका आई हो गया, तरह से है। अब ये जो है ये है मिरर। मिरर है ये। इधर से ये पॉलिश किया हुआ है, समय लगेगा भाई, हड़बड़ाने से नहीं होगा। इसलिए जो इसको हड़बड़ी है, कोई काम है तो जाके काम कर लीजिए पहले, क्योंकि इसमें समय लगेगा। देखिए अब यहाँ पर और अगर पढ़ने भी रहे हैं पहले पढ़ लीजिए, तब काम कीजिएगा। तो ये जो है H1 और इधर H2 है। ये जो यहाँ पर है, ये है, यहाँ से लाइट इस आँख से जो है लाइट इस किनारा पे आया, मिरर के इस किनारे पे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचा, और उस किनारा से इस किनारा पाया, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचा। तो ये आदमी अब अपना इधर का, या इसको ये वाला हिस्सा यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से गया, इस आँख पे पहुँचा, और उधर से जो आया, तो 1 मिनट
जरा पहले हमको बनाने दीजिएगा, बनाइएगा। यहाँ से जो लाइट गया इस जगह आया, यानी इस तरफ से जाएगा तो उस आँख पे, और उस तरफ से आएगा तब इस आँख पे, है ना। इस तरफ से जाएगा इस कान से का उस आँख पे आ रहा है, और उस कान से इस आँख पे आ रहा है। तो ये ईयर है, इधर ये क्या है, ईयर। इधर भी ये क्या है, ईयर। और ये क्या है, आई है। तो यहाँ से ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आया, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आया। अब ये आदमी अपना पूरा चेहरा जो है इस मिरर में देख रहा है। ये आदमी अपना पूरा चेहरा इस मिरर में देख रहा है। अब हम लोगों को बताना है इस मिरर का कम से कम कितना हाइट होगा, कितना डेप्थ, कितना चौड़ाई होगा, ताकि वो अपना पूरा चेहरा देख सके। तो यहाँ पे ये हो गया M1 और ये हो गया M2। ये जो किनारा है इसको मान लिए E1 आँख को, और इस आँख को क्या मान लिए, E2। ये आँख हो गया E1, ये आँख हो गया E2। यहाँ से इस आदमी का जो आँख के बीच का दूरी है, दोनों आँख के जो बीच का दूरी है वो स्मॉल d है, आँख के बीच का। और इस आदमी का पूरा दोनों कान से कान के बीच का दूरी क्या हुआ, चेहरा का चौड़ाई। कान से कान के बीच की दूरी क्या हुआ, चेहरा की चौड़ाई। तो ये कान से कान के बीच की दूरी है इसका, और ये है इसका कितना है, कैपिटल डी। तो कान से कान के बीच की दूरी इसका हो गया, और ये हो गया कैपिटल डी। और आँख से आँख के बीच का दूरी इसका कितना हो गया, ये हो गया स्मॉल डी। तो ये हो गया कैपिटल डी यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया इसका स्मॉल डी। तो ये आपका फिगर हो गया ये आदमी का, और ये ही है मिरर। ये क्या है, मिरर है, इट इज प्लान मिरर, ये प्लान मिरर है। तो देखिए इसी फिगर में इतना सा समय लग गया। अब आगे इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए भी हम लोगों को और समय लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर को हम लोग अब इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसमें हम लोग इसमें मान सीधा निकालने में आसानी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। इसी को अब ऐसे डायग्राम पे लेंगे ना, समझने में आसानी होगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक इस तरह से, देखिए ये एक लकीर ले लिए, ये ले लिए, ये प्लान मिरर है, और ये आदमी का चेहरा का चौड़ाई है। अब देखिए, अब यहाँ से इस जगह से ये हो गया H1, और ये हो गया H2, ये हो गया M1, और ये हो गया M2। H1 H2 ये क्या हो गया, आदमी के चेहरा का चौड़ाई। और यहाँ पर ये अब M1 M2 क्या हो गया, मिरर हो गया। अब यहाँ से E1 E2, सबसे पहले इसको मिला देते हैं, इसको जो है यहाँ से मिला दिए। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, रे ऑप्टिक्स इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका मिरर को यहाँ मिला दिए, कोई दिक्कत, मिला दिए। ध्यान से समझना होगा, स्टेप बाय स्टेप। यू ऑलवेज वांट्स टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप समझना होगा। देखिए ये मान लिए हम लोग M1 डैश, और ये मान लिए हम लोग M2 डैश, M1 डैश M2 डैश। अब इससे देखिए यहाँ पे इसके बराबर आएगा, ये थोड़ा उधर भाग रहा है और ये थोड़ा इधर भाग रहा है। इसका मतलब E1 इधर होगा, ये हो गया E1, और E2 इधर हो गया, ये हो गया E2। ये हो गया E1 E2, और वो हो गया H1 H2। यहाँ पे दोनों आँख है, और यहाँ पे दोनों कान है। और अब हम लोगों को निकाल लेना है पूरा मान। अब देखिए भाई, अब यहाँ से गौर करना है, ये E1 से लेके E2 तक, E1 से लेके E2 तक कितना है, स्मॉल डी, माने है ना। E1 से लेके E2 तक कितना है, स्मॉल डी है। और यहाँ से H1 से लेके H2 तक कितना है, कैपिटल डी है ना। H1 से लेके H2 तक दोनों कान के बीच का दूरी यही चेहरा का है, और ये कितना है, कैपिटल डी है। अब इसी जगह से अब ध्यान देके समझने की जरूरत है, इसी जगह से ध्यान देके समझने की जरूरत है। देखिए
अब इसी जगह से ध्यान देकर समझने की जरूरत है। अब कैसे करके समझना है, गौर करना है। सबसे पहले ये ध्यान देके E1H1 और E2H2 बराबर होगा। इस कान से आंख का दूरी और इस कान से इस आंख का दूरी बराबर होगा कि नहीं होगा किसी आदमी का? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री। देखिए भाई, बाय ज्योमेट्री ये हो जाएगा H1E1 इक्वल टू, ये हो जाएगा H2E2, H1E1 इक्वल टू हो गया H2E2। अब आगे ध्यान देना है, H1E1 इक्वल टू हो गया H2E2। अब प्रश्न है ये होगा कितना? H1E1 H2E2 होगा कितना? होगा कितना? ठीक है, निकाल लेते हैं। H2E2 या H1E1 कितना होगा? देखिए ध्यान देखिए, ये हम निकाल रहे हैं H2E2। क्या करते हैं, कैपिटल डी में स्मॉल डी घटा दिए। ध्यान देखिए, कैपिटल डी में पूरे में इतना सा में अगर हम इतना सा को घटा देंगे तो बचेगा इधर का इधर का, इन्हें बचेगा। तो यहाँ पे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इक्वल टू कितना बचेगा? कितना बचेगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इक्वल टू बच जाएगा यहाँ पर, और इसमें प्लस एक मिनट, कैपिटल डी पहले एक बार ध्यान से देख लेना। ये कैपिटल डी है और ये क्या है? स्मॉल डी। तो अगर इतना सा में इतना सा घटा दिया तो ये और ये बचा ना, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? यहाँ पे बच गया, इस जगह बच गया, यहाँ पे बच गया H1E1 और प्लस H2E2 इक्वल टू इतना। फिगर से देख लेना है बढ़िया से, इसको दिक्कत है बोलना है। यहाँ से H1E1 प्लस H2 इतना सा जोड़ दिए तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बचेगा। अब H1E1 जो है H2E2 आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं H1E1 प्लस H1E1 इक्वल टू कितना? डी माइनस डी, ये हो जाएगा 2 H1E1 इक्वल टू डी माइनस डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर H1E1 इक्वल टू, H1E1 कितना होगा? डी माइनस डी बाय 2, ये हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2। और लिख सकते हैं H2E2 का मान कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2। इसको मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, आगे देखिए, आगे बढ़ना है हम लोगों को। यहाँ तक समझ गए आप? अब आगे देखिए, H1M1 डैश। अब ये देखना है H1M1 डैश होगा H1E2 का आधा, यानी इतना सा जो मान है ये और ये बराबर है, इतना सा जो मान है और इतना सा आपस में बराबर है। तो H1M1 डैश कितना होगा? H1E2 का आधा। यहाँ पे अब लिख सकते हैं अगेन, यहाँ से अब लिख सकते हैं अगेन H1M1 डैश, H1M1 डैश कितना होगा? देखिए भाई, H1M1 डैश इक्वल टू होगा H1E2 बाय 2, ये हो जाएगा H1E2 और बाय 2। इसी तरह सिमिलरली H2M2 डैश कितना होगा? H2M2 डैश कितना होगा? H2M2 डैश हम लोग देख सकते हैं कि H2M2 डैश ये कितना होगा? ये हो जाएगा H2E1 का आधा, ये हो जाएगा H2E1 बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा H2E1 बाय 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये देखिए, ये दोनों भी तो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से लिख सकते हैं। फिगर देखिए, फिगर पे चलते हैं। फ्रॉम 2 एंड 3 से लिख सकते हैं कि ये जो H1M1 डैश है
और ये जो H2M2 डैश है, मतलब ये मतलब आंख से थोड़ा सा इधर इस तरफ कान तक का, यानी कान से नाक तक इधर, इधर से कान से नाक तक बराबर होगा जी। तो यहाँ पे H1M1 डैश और H2M2 डैश आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं ये जो H1M1 डैश है ये इक्वल होगा H2M2 डैश का, H2M2 डैश का। अब यहाँ से हम लोग आगे निकालते हैं। ये देखिए भाई, इसमें हम लकीर मार दिए हैं, ये ऊपर का हो गया, यहाँ से नीचे का चल रहा है। तो लॉन्ग और टिपिकल थ्योरी है, बहुत सारे बुक्स में इसके बारे में नहीं है। अब है कहाँ, उसको आप खोजिए। देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिए आगे। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग को क्या निकालना है। आगे अब हम लोग H1E2 निकाल लेते हैं या H2E1 निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाउ नाउ H1E2 H1E2 या H2E1 दोनों में कोई निकाल लेते हैं। H1 इसका मान अब होगा कितना, चलिए फिगर पे चलते हैं। H1E2 कहाँ है, H1E2 देखिए भाई, ये है H1E2। H1E2 होगा कितना, कैपिटल D माइनस H2E2। कैपिटल D में अगर H2E2 को घटा देंगे तो H1E2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल D और माइनस ये हो जाएगा H2E2, है ना। कैपिटल D में अगर फिगर से H2E2 को घटा देंगे तो H1E2 आ जाएगा। अब H2E2 हम लोगों के पास है, H2E2 यहाँ पे है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में है H2E2 का मान। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा H1E2 इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल D माइनस H2E2 का मान, ये हो गया कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए, 2D ये हो जाएगा 2 कैपिटल D माइनस कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2। 2 कैपिटल D माइनस कैपिटल D कितना होगा, कैपिटल D प्लस D। तो यहाँ पे H1E2 का मान आ गया कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाय 2। इसे मान लिए इक्वेशन नंबर 4, इसे मान लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोगों को यहाँ पर H1E2 का मान इतना आ गया, और H1E2 का मान जितना आया वही मान आएगा, H1E2 का मान जितना उतना ही आएगा H2E1 का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर H2E1 का मान भी इतना ही होगा, H2E1, और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पर इसका भी मान होगा D प्लस D और बाय 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 5। इक्वेशन 5। अब हम लोगों को निकालना क्या है, अब निकालना है दर्पण की चौड़ाई कितनी होगी। अब देखिए भाई, दर्पण की चौड़ाई कितनी होगी, व्हाट इज द विड्थ ऑफ प्लेन मिरर टू लुक फुल फेस ऑफ ए पर्सन। दर्पण की चौड़ाई कम से कम कितनी होगी ताकि चेहरा पूरा दिख जाए। तो देखिए चेहरा पूरा दिखने के लिए अब फिगर पे चलिए, फिगर पर चलते हैं। फिगर पर दर्पण की चौड़ाई यही न है, M1 M2, M1 M2 ही ना दर्पण की चौड़ाई है जी। दर्पण की चौड़ाई M1 M2 है, M1 M2। M1 M2 कितना है, M1 डैश प्लस M1 डैश M2 डैश। M1 M2 किसके इक्वल है, M1 डैश M2 डैश। M1 डैश M2 डैश होगा कितना, ये कितना होगा, इसमें हम कैपिटल D में अगर स्मॉल d को घटा दिए तो बचेगा कितना। कैपिटल D में अगर स्मॉल d को घटा दिए तो कितना बचेगा, बच जाएगा इस तरफ का और इस तरफ का, बचेगा ना। अब यहाँ से आते हैं, इस तरह से हम लोग पहले निकालते हैं, गौर कीजिए। यहाँ से नौ यहाँ पे M1 M2 इक्वल टू M1 डैश M2 डैश। तो M1 डैश M2 डैश होगा कितना, फिगर से M1 डैश M2 डैश फिगर से कितना होगा, ये बताना है कितना होगा, ये वाला कितना होगा। ये हो जाएगा कैपिटल D, है ना। कैपिटल D में अगर हम इतना H2 M2 डैश और अगर H1 M1 डैश जोड़ देंगे, मतलब कैपिटल D में इतना सा घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, आ रहा है समझ में। कैपिटल D में इतना सा घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
कैपिटल डी में घट जाएगा। क्या घट जाएगा? क्या घट जाएगा? फिगर बिना नहीं होगा, ध्यान से देखना है। कैपिटल डी में घटेगा H1 डैश और H2 डैश, है ना? ये घटेगा और ये होगा H1 डैश और माइनस H2 डैश। दोनों घट गया तो पलसन हो जाएगा ना, होगा। डी में इतना और इतना घटा दिए तो वही बचेगा। अब यहाँ पे M1 M2 इक्वल टू डी माइनस, ये कॉमन कर लिए, ये हो गया H1 M1 डैश और प्लस हो गया H2 M2 डैश। अब H1 M1 डैश H2 M2 डैश निकाले हैं। हाँ, कितना आया है? H1 M1 डैश H2 M2 डैश कितना आया है? H1 M2 डैश कहाँ पे है? यही ना है, यह है 2 में और 3 में। यह है H1E2/2 H2E1/2, है ना? फ्रॉम 2 एंड 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से ये हो जाएगा M1 M2 इक्वल टू डी। देखिए भाई, ये जो अभी बता रहे हैं हो सकता है कि एक बार में ध्यान स्थिर कर पाए जो समझ लेंगे, लेकिन इसको आप 2 3 4 बार इस लेक्चर को देखिएगा, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं जो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार में हो सकता है माइंड थोड़ा सा डिविएट भी हो सकता है आपका। यहाँ पर इसका मान कितना आया जी? H1 M1 डैश कितना आया है? H1 M1 डैश H1E2/2, है ना? ये आया है H1E2/2 प्लस H2E1/2, लेकिन ये दोनों भी तो इक्वल है। H1E2 और H2E1 तो इक्वल है, तो यहाँ पर सिंस H1E2 इक्वल टू H2E1, है ना? कहाँ पे इक्वल है? यहाँ पे प्रूव हुआ है। H1E2 इक्वल टू H2E1 प्रूव हुआ है, इक्वल है फ्रॉम 4 एंड 5 से, फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 से ये दोनों इक्वल है। और इसका मान कितना आया है? इसका मान भी निकला है, इसका मान निकला है d प्लस d/2। इस दोनों का मान निकला हुआ है 4 एंड 5 में। अब इसमें रखिए, अब यहाँ से हम लोग रखेंगे इसका मान और ये हो जाएगा M1 M2 इक्वल टू डी, कैपिटल डी, माइनस ये कितना है? d प्लस d/2 प्लस d प्लस d/2, ये है। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर इसका मान कितना निकल रहा है? अब ये दोनों मान तो इक्वली हो गया। अब इसका मान अगर हम लोग देखते हैं तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना निकलेगा? देखिए, तो यहाँ पर H1 इसका 1 मिनट, d प्लस d/2, यहाँ भी ना 2 है, यहाँ भी 2 है, फुसलाना नहीं है। यहाँ 1/2 पहले हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा -1/2। ये वाला जो 1/2 है इसको बाहर कर लिए और यहाँ पे इसका मान पुट कर दिए। अब इसको जब हम लोग देखते हैं तो M1 M2 इक्वल टू d माइनस 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा d प्लस d/2, और यहाँ पर ये वाला मान कट गया। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा M1 M2 इक्वल टू डी माइनस डी प्लस डी और बाय कितना 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2d माइनस स्मॉल d/2। तो यहाँ पे हो गया M1
m2 इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2. इट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर. इट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ मिरर. यही है मिनिमम width of a plane mirror. तो यही है मिनिमम विड्थ ऑफ प्लेन मिरर. चलिए भाई, समय तो बहुत लग गया, लेकिन क्या करें, इसको बीच में अगर रोक देते तो फिर पूरा नहीं हो पाता. गोविंद रमानी D-D/2. थैंक यू. चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे. अगले दिन फिर और आगे बताएंगे. थैंक यू. ये जो आज अभी हुआ है लास्ट पॉइंट, इसको कम से कम 2-3 बार देखिएगा, एक एक करके समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आएगा तो इसका फोटो खींच करके भेजिएगा, कहाँ दिक्कत हुआ बताएंगे व्हाट्सएप पे. उसके बाद भी नहीं होगा तो ऑफलाइन क्लास फिर खुलेगा, तो फिर ऑफिस में समझा देंगे एक एक करके. अभी 2-3 बार देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा. एक एक करके स्टेप वाइज तोड़ करके निकाले हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा. थैंक यू. बढ़ते हैं अगले दिन.